नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर और महाशिवरात्रि की आपको ढेरों बधाइयां और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए देश की बात के इस नए सफर को हम शुरू करते हैं। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक की है। बीएमसी चुनाव के बाद दोनों बड़ी पार्टियां शिवसेना और बीजेपी अपना अपना मेयर बनवाने का दावा कर रही हैं, लेकिन असलियत क्या है आपको हम ये बताएंगे। क्यों घट रही है शिवसेना की लोकप्रियता, क्या सचमुच में घट रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या वाकई बीजेपी की लोकप्रियता महाराष्ट्र में बढ़ रही है, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने हम रखेंगे। क्या बीएमसी चुनाव के नतीजे नोटबंदी पर जनादेश हैं या फिर कुछ और, इसके इशारे क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। शिवरात्रि के मौके पर मोदी ने किए शिव की तीसरी आंख का जिक्र और क्यों अब शिव भी चुनाव में है, ये आपको हम दिखाएंगे। अखिलेश और राहुल ने कैसे साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने क्या कह दिया राहुल को लेकर और फिर क्यों पलट गए उस बयान से, ये भी आपके सामने होगा। जयललिता का जन्मदिन भी है और जयललिता के भतीजे ने क्यों कहा कि टूट सकती है AIADMK, ये आपको हम बताएंगे। और राबड़ी देवी ने क्यों अपना पुत्र मोह सबके सामने रखा है और उनके पुत्र ने क्या किया है, ये आपको दिखाएंगे। सेंसर बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद निरानी फिर विवादों के घेरे में है। क्यों विवादों के घेरे में है, ये जरूर आप जानना चाहेंगे। और इन्हीं विवादों के संदर्भ में हम बात करेंगे कि क्या सेंसर बोर्ड अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सेंसर लगा रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। अमेरिका में भारतीय मूल के युवक को मारी गई है गोली और ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और क्या अब स्थिति है, ये आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि चीन को क्यों आई है भारतीय हाईटेक टैलेंट की याद और क्या अब ब्रेन ड्रेन चीन की ओर होगा। भारत के लिए ये बहुत सोचने समझने की चीज़ है। क्यों है ये, आपको हम जरूर बताएंगे। और देश में धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि के त्योहार पर हमारी नजर होगी और आज हम बात इतिहास की भी करेंगे और साथ ही हमारे साथ होंगे छन्नू महाराज अपनी खूबसूरत संगीत के साथ। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों और विशेष तौर पर बीएमसी चुनाव के नतीजे से गदगद बीजेपी इसका जश्न यूपी के चुनाव के दौरान मनाने की तैयारियां कर रही है। यूपी में अभी अंतिम 3 चरण के चुनाव बाकी हैं और सत्ता की चाबी संभालने वाले पूर्वांचल के सभी जिलों में चुनाव होने हैं। 2007 में बीएसपी और 2012 में सपा को इस क्षेत्र में मिली भारी सफलता की बदौलत लखनऊ की गद्दी उन्हें हासिल हुई थी और अब बीजेपी भी इसी को भुनाने में लग गई है और बीएमसी की जीत एक बड़ा बहाना भी बन गई है। बीएमसी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी शिवसेना ने मेयर पद पर दावा ठोक दिया है। शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें कम जीतने वाली बीजेपी ने भी ये संकेत देने की कोशिश की है कि वो शिवसेना से हाथ मिलाएगी भी तो उसकी अपनी कुछ शर्तें होंगी। चुनाव नतीजों के बाद बीएमसी में सत्ता की तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन बीएमसी और महाराष्ट्र के नतीजों से बीजेपी को यूपी में सत्ता की नई आस जगी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के बाकी 3 चरणों के मतदान में महाराष्ट्र की इस जीत को भुनाने की रणनीति बनाई है। खबरों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के देश भर के सभी जिला दफ्तरों में विजय उत्सव मनाने का फैसला किया है। यूपी के 4 चरण में 262 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। अब बाकी बची करीब 1/3 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिनमें पूर्वांचल के हिस्से शामिल हैं। पूर्वांचल में मतदान से पहले बीजेपी महाराष्ट्र के नतीजों को अपने लिए टॉनिक मानकर चल रही है। हालांकि विपक्ष इस कवायद को पहले से ही बेअसर बताने में जुट गई है। अभी कल महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, साफ हो गए। देखिए, कॉरपोरेशन का चुनाव था, छोटा चुनाव था और वहाँ पे पार्टी से ज्यादा इंडिविजुअल आदमी की कारकर्दगी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे वोट पड़ता है। मुंबई और महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा निकाय चुनाव नतीजों के अपने पक्ष में आने के बाद बीजेपी अब ये बताने में जुटी है कि नोटबंदी के उसके कदम को जनता ने गले लगाया है। हालांकि यही दावा बीजेपी ने यूपी विधान परिषद की 3 स्नातक सीटें जीतने के बाद भी किया था, लेकिन यूपी विधानसभा चुनावों की मौजूदा तस्वीर हर जगह त्रिकोणीय जंग की तस्दीक कर रही है। दिल्ली से अंबुज पांडे के साथ सचिन भाटिया, एपीएन, नोएडा।
तो इस बीच बीएसपी अध्यक्षा मायावती ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव की जीत को यूपी में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इससे गुमराह नहीं होने वाली। मायावती ने दावा किया है कि पीएम महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में बेहद खराब है। बात अगर महाराष्ट्र निकाय चुनाव की हो रही है तो ये बताना भी जरूरी है कि बीएमसी चुनाव में भले ही शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन अपेक्षानुसार उसकी महत्वाकांक्षाओं को झटका लगा है और शायद इसी वजह से बीजेपी अब इसे एक तरह से राष्ट्रीय चुनाव का रंग दे रही है। और इसमें कोई शक भी नहीं कि शिवसेना को आत्ममंथन करने की जरूरत अब आ पड़ी है, लेकिन बीजेपी को शिवसेना की जरूरत महाराष्ट्र में आज भी है। निकाय चुनाव के बाद अपनी अच्छी स्थिति के उमंग के पीछे बीजेपी को ये सच्चाई सता रही है कि सत्ता अभी भी उसके हाथ में नहीं। सो अब बीजेपी की ओर से नितिन गडकरी ने नया पासा फेंका है और कहा है कि शिवसेना और बीजेपी को साथ आना पड़ेगा, लेकिन भाषा बदलने की जरूरत है। इस बीच शिवसेना के लिए ये दाना कितना मुफीद है ये जानना भी जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। बीएमसी चुनावों में 227 में 84 सीटें जीतकर शिवसेना हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके समर्थन से वो बीएमसी की सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ जाना उसके लिए आसान नहीं होगा। 2 दशकों में पहली बार शिवसेना बीजेपी से अलग होकर बीएमसी चुनाव में उतरी थी। दरअसल ऐसा लगा जैसे शिवसेना बड़े भाई वाले रोल से निकलने को तैयार नहीं है, जैसे कि 1990 में शुरुआत हुई थी। साल 2014 में हुए आम चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहली बार शिवसेना से अधिक सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बात बिगड़ गई और दोनों अलग अलग लड़े। बीजेपी ने खुद को साबित किया और अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आई। शिवसेना फिर साथ आई। बीएमसी में पिछली बार 31 सीटें जीतने वाली बीजेपी को शिवसेना 60 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थी। दोनों दल अलग अलग मैदान में उतरे और नतीजा सभी के सामने है। बीजेपी ने 82 सीटें जीती हैं। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे भले ही जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन बीएमसी के नतीजे शिवसेना के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पिछले 2 दशकों से ज्यादा मुंबई पर राज करने वाले शिवसेना की लोकप्रियता को मौजूदा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। और अगर हम कहें कि बीजेपी ने शिवसेना को वास्तविकता से अवगत करा दिया तो गलत नहीं होगा। उद्धव ठाकरे को पिता बाल ठाकरे की विरासत का अभी भी लाभ मिल रहा है, लेकिन पार्टी की लोकप्रियता मतदाताओं के बीच धीरे धीरे घट रही है। उद्धव के चचेरे भाई और मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे के लिए भी ये चुनाव एक सबक है। पिछले बीएमसी चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली मनसे इस बार चुनाव में 7 सीटों पर सिमट गई। मुंबई में बाहर से रोजी रोटी के लिए आए लोगों के खिलाफ रणनीति और सड़क पर मारपीट के जरिए सुर्खियों में रहने वाले मनसे के लिए भी संदेश है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स लोगों के बीच अपनी जगह नहीं बना सकती। वहीं इस बीएमसी चुनाव में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूं शिवसेना ने अब पराय हो चुकी अपने पुराने सहयोगी बीजेपी पर छल से उन्हें अस्थिर करने का भी आरोप लगाया है। शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन नहीं करने के संकेत दिए हैं। सेना ने कहा कि भगवा पार्टी से उसकी लड़ाई जारी रहेगी और वह कठिन रास्ते पर चलती रहेगी, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। निकाय चुनाव परिणाम के एक दिन बाद सेना ने अपने मुखपत्र सामना में दावा किया है कि भाजपा ने इस चुनाव में राज्य की पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया है शिवसेना के खिलाफ। इसमें कहा गया है कि बृहन मुंबई नगर पालिका और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव में अभूतपूर्व परिणाम हासिल करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उधर हकीकत की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र और बीएमसी के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित सफलता ने गैर बीजेपी दलों को सदमे में जरूर डाल दिया है। इससे पहले उड़ीसा में भी बिना खास जनाधार के बीजेपी ने दूसरी बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया था। चंडीगढ़ और गुजरात के निकाय चुनाव के अलावा हाल में सभी उपचुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी ने विपक्ष को गहरी चिंता में डाल दिया है। हालांकि विपक्ष निकाय चुनाव में मिलने वाली सफलताओं को पैमाना मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी का जादू जनता पर अब भी बरकरार है या फिर नोटबंदी जैसे बड़े मसले जो थे वो जनता के लिए अच्छे थे और जिस बात का दावा विपक्षी दल तमाम करते रहे हैं कि नोटबंदी ने पूरे देश को लाइन में खड़ा करा दिया और इससे जनता परेशान हुई। दरअसल जनता के दिल में नोटबंदी को लेकर कोई भय नहीं, कोई भी इस तरह की बात नहीं जो बीजेपी के विरोध में जाए। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में कामयाबी ने
यूपी के समर में बीजेपी की थकान दूर कर दी है। बीजेपी इसे यूपी में भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि शिवसेना ने इस दौरान अपने धारदार हमलों से बीजेपी को जितना घायल किया था, उतना किसी भी विरोधी दल को पिछले सालों में कामयाबी नहीं मिली। इसलिए बीजेपी महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के सुशासन करते नहीं थक रही। पारदर्शिता और ईमानदार सरकार चलाने का जो बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, और उसी के तहत महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गत 2-2.5 वर्षों में देवेंद्र फडणवीस जी ने इतनी बढ़िया सरकार चलाई है, उसका परिणाम है कि महाराष्ट्र की जनता ने ऐतिहासिक विजय दी है भाजपा को। उड़ीसा में भी यही नजारा देखने को मिला। ओडिशा में कोई खास जनाधार नहीं होने के बाद भी बीजेपी को यहां 270 सीटों का फायदा हुआ। बीजेपी को यहां 2012 में 36 सीटें मिली थीं, जो अब बढ़कर 306 हो गई हैं। बीजेपी यहां सत्ताधारी बीजू जनता दल के बाद दूसरे नंबर पर आई। बीजेपी ने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। इस चुनाव में बीजेडी को तगड़ा झटका लगा और उसे 191 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी 60 सीटों से हाथ धोना पड़ा है। चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, चंडीगढ़ हो, चाहे गुजरात के पंचायतों के चुनाव हो, वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो या न हो, जनता जनार्दन ने अपने वो तीसरे नेत्र की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। यही नहीं, नोटबंदी के बाद 18 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निकाय के चुनाव हुए। यहां बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला। इस चुनाव में 26 में से 20 सीट बीजेपी की झोली में गई, जबकि सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिली। कांग्रेस पार्टी 4 सीट पर सिमट गई। पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर निकाय चुनाव में कतई दिखाई नहीं दिया। तो वहीं गुजरात में हुए स्थानीय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया। यहाँ के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से 35 सीटें छीन ली, 126 में से 109 सीटें जीती। गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के बावजूद बीजेपी को ये जीत हासिल हुई। अगर विपक्ष इन सबको अपनी नाकामी का सबूत ना माने तो भी इतना तय है कि नोटबंदी का बुरा असर इन चुनावों में नहीं पड़ा, जबकि बीजेपी नोटबंदी से तकलीफों और रोजगार पर हुए बुरे असर को लेकर खुद भी फिक्रमंद थी। और तो और नोटबंदी के बाद पहली बार 19 नवंबर को देश भर के विभिन्न राज्यों में 10 विधानसभा और 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए। बीजेपी असम, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सभी उपचुनाव जीतने में सफल रही। ऐसे में ये ना मानने की कोई वजह नजर नहीं आती कि जनता को भी अब मोदी पसंद है। सच्चाई भी यही है कि भ्रष्टाचार से त्रस्त देश की जनता को जब तक नोटबंदी से हुए नफे नुकसान समझ नहीं आएंगे, तब तक मोदी को वो अपना नायक ही मानेगी। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन और विकास के बीजेपी के नारे के सामने विपक्ष का सांप्रदायिकता का मुद्दा भी बेअसर हो चला है। इसलिए 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर गैर बीजेपी दलों के दिल धक धक कर रहे हैं। अंशुमन त्रिपाठी के साथ रजत मिश्रा, APN। उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था कि नोटबंदी एक बड़ा मसला है और तमाम अन्य चुनाव में भी जब जो कि नोटबंदी के बाद हुई हैं, उसको देखकर ऐसा लगता था कि नोटबंदी एक बड़ा मसला है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को जो निकाय चुनाव में सफलता मिली है, उससे ऐसा लगने लगा है कि वाकई नोटबंदी मसला है या नहीं है। मसला चुनाव में नोटबंदी का हो या न हो, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भारत सरकार को मार्केट में करेंसी संकट से निपटने के लिए अपनी रिपोर्ट जो दी है, उसमें कहा है कि उसे नई करेंसी की सप्लाई तेज करने के साथ साथ ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में एक बार फिर से पुरानी करेंसी को मान्य करने की दिशा में सोचने की जरूरत है। IMF की तरफ से देश में जारी कैश के संकट के बारे में कहा गया कि 8 नवंबर को लिए गए नोटबंदी के फैसले ने मार्केट से कैश ठीक उसी तरह से खींच लिया जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर से सफाई करता। IMF के एशिया पैसिफिक मिशन में असिस्टेंट डायरेक्टर पॉल काशिन के मुताबिक वैक्यूम क्लीनर से कैश खींच लेने के बाद नई करेंसी को संचालित करने के लिए क्लीनर को रिवर्स चलाया जा रहा है, जिसके कारण देश में खपत पर गंभीर असर पड़ा है। और IMF की जो रिपोर्ट है, ये जो सलाह है, जाहिर सी बात है कि भारत के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है, खासकर नोटबंदी के लिहाज से, क्योंकि IMF का मानना है कि अभी आने वाले दिन भारत के लिए काफी मुश्किल होंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी चुनाव प्रचार के दौरान गधे का जिक्र करने पर सियासत में नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी को अखिलेश यादव के गधे वाले बयान पर ऐतराज है, तो विपक्ष को PM मोदी के गधे से प्रेरणा वाले बयान पर। लेकिन गधे और कुत्ते शब्दों के इस्तेमाल से राजनीति की भाषा के साथ राजनीति की मर्यादा पर सवाल जरूर उठ रहा है। और क्या समझा जाए कि हम राजनीति के संक्रमण काल में गुजर रहे हैं? बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों,
एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। वजीर आजम, आप पर इमोशनल होने के आरोप लग रहे हैं। गधों के जज्बातों को समझने को कोई तैयार नहीं। ये आप ही हैं जिन्होंने हमें बीच सियासत में लाकर खड़ा कर दिया। लीडरान को गधों की खूबसूरती और खुसूसियत कभी गले नहीं उतरती। इन्हें हमेशा हमसे खौफ रहा है। मुझे इस बात पर खासा रंज है कि गधों के मेले का उद्घाटन करने से नेता लोग कतराते हैं, लेकिन मतलब के लिए हमारा जिक्र ले आते हैं। वैसे आपकी पार्टी के लीडरों को भी हमारा जिक्र बेहद नागवार गुजरा था, लेकिन ये हमारी खुसूसियत है कि आज क्या पक्ष क्या विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। भाजपा वालों को क्यों इतना नाराज हैं, लेकिन बहुत से गधे इस बात से नाराज हो गए हैं कि उनकी तुलना उनसे की जा रही है। अब मैं आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं। गधों को ये बात बहुत बुरी लगी है, गधों को ये बात बहुत बुरी लगी और अखिलेश यादव जी से नाराज है कि उन्होंने गधों का अपमान किया है, उनकी तुलना करके गुजरात के पर्यटन में, मतलब गुजरात की सरकार। ऐसे बयानों से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। गधों की खुशामद चुनावी मौसम का दस्तूर है, लेकिन हम इतने गाफिल भी नहीं कि गफलत में रहें। हमारे जहन में चंद सवाल हैं। पहला सवाल ये कि सियासत में हम जानवरों का क्या काम। हम एक गधा समझकर आप लोगों ने खामाखा इस्तेमाल कर लिया। खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा। चाहे कोई भी चुनाव जीते, मार हमें ही खानी है। फिर भी हम कभी बदजुबानी नहीं करते। तकलीफ इस बात की है कि कुत्ते को भी आपने नहीं बख्शा। आप जानवरों में भेदभाव ना कीजिए। भरी संसद में कहा कि हम कुत्तों की परंपरा से नहीं आते। सीएम और फिर पीएम बनने के बाद आप बेहतर समझ गए हैं कि कुत्ते की तारीफ उसकी वफादारी में है, तो हमारी पहचान मेहनत से है। गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। वजीर आजम, मशहूर कलमकार किशन चंदर के बाद आप ही पहले शख्स हैं जिसकी वजह से गधों की शान पर सियासतदान कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि दरअसल सोच ये है कि हम गधे की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी मेहनत को गधे की तरह की मेहनत कहा जाता है, यानी अकल लगाए बगैर की गई मेहनत। नोटबंदी के बारे में भी लोग ऐसा कहने से बाज नहीं आते। हालात ये हैं कि नोटबंदी को आपसे, हमसे प्रेरणा लेने वाले बयान से जोड़कर सियासत की जा रही है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं। बहुत अच्छी बात यह है कि आप गधों में भी खूबियां तलाश लेते हैं, लेकिन वजीर आजम, आपके ओहदे से ये मेल नहीं खाता। इतना अपनापन भी ठीक नहीं। तहजीब व अदब से आपका कद ऊंचा ही होगा। सियासत में अदावत नहीं होती। अदावत हो भी तो ओहदे की एक नफासत होती है। फिर भी आप इतने दानिशमंद हैं कि हमारे जज्बातों को या तो आप समझ सके हैं या फिर। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो राजनीति के रामायण का ये कौन सा कांड है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प भी है और कई बार दुख भी पहुंचाता है कि आखिर हम किस तरह के राजनीति अब देख रहे हैं। लेकिन आज महाशिवरात्रि और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें दौर के लिए आज हुए चुनाव प्रचार में भी इसका सहारा लिया गया। गोंडा की रैली में प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को शिव की तीसरी आंख के बराबर बता दिया, तो मायावती ने भी इस मौके पर एक बयान जारी करके लोगों को बधाई दी और सभी धार्मिक त्योहारों को मिलजुल कर मनाने का जोर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस बार के चुनाव नेताओं के भाषणों में रूपकों के इस्तेमाल के लिए याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देखने वाले हर नेता ने, चाहे वो मोदी हो या मायावती, जब मौका लगा नए नए रूपक गढ़ दिए। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। कसाब शब्द का मतलब आप गलत मत निकालिएगा। क से मेरा मतलब है कांग्रेस
समाजवादी पार्टी और ब से नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित, और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। लेकिन अब मामला आदमी और जानवरों से उठकर भगवान तक पहुंच गया है। महाशिवरात्रि पर गोंडा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में झूठ मूठ का आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश का गरीब से गरीब इंसान भी सच पकड़ लेता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता को भगवान शिव का तीसरा नेत्र बता दिया। भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है, और उस तीसरे नेत्र से वो भली भांति परख लेते हैं सच क्या है, झूठ है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है। ये मेरे देश का गरीब से गरीब इंसान भी बहुत बखूबी समझ लेता है। और जब मोदी शिव का सहारा ले रहे हो तो मायावती भी पीछे नहीं रही। मायावती ने किसी रैली को तो संबोधित नहीं किया, लेकिन एक शुभकामना संदेश जारी कर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को त्योहार की बधाई दी कि सभी धार्मिक त्योहारों को उससे जुड़ी श्रद्धा और जन कल्याण की भावना से मनाने से ही समाज में सुख, शांति और खुशहाली संभव है। लोगों को मिलजुल कर आपसी सद्भाव के साथ पूरी धार्मिक श्रद्धा के साथ त्योहार मनाने चाहिए, यही सही धार्मिक उपदेश है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। साफ है कि कोई भी पार्टी वोटों के लिए किसी भी तरह का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन रूपकों के आधार पर जनता वोट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जिस तरह के जुमले सामने आ रहे हैं, जिस तरह की जानकारी नेताओं के द्वारा लगातार जनता तक पहुंचाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि 11 मार्च जबकि परिणाम आने वाले हैं तब तक हमारी और आपकी जो जानकारी है, जो सामान्य ज्ञान है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा और शब्दकोश में भी ढेरों शब्दों का इजाफा हो जाएगा। बहरहाल बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ही है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पीएम के प्रतिनिधि के रूप में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले कुछ दिनों से लगातार कैंप कर रहे हैं। उनके साथ ही स्टार प्रचारकों और केंद्रीय मंत्रियों का पूर्वांचल दौरा भी बढ़ गया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सहित आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री पूर्वी यूपी में सभाओं, बैठकों और ग्रुप मीटिंग कर माहौल को गरमा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी बनारस सहित पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में अपनी गतिविधियों को बेहद तेज कर दिया है। 3 दिन से बनारस में कैंप कर रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूर्वांचल के अन्य जिलों में सभाओं और रैली के लिए हर रोज सुबह काशी से निकलते हैं और शाम बाद वापस आते हैं। रात्रि प्रवास और सुबह प्रस्थान से पूर्व शाह संगठन और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर चुनावी रणनीति को हर दिन बदलते समीकरण के साथ भी रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में जेपी नड्डा भी 3 दिनों से बनारस में मौजूद हैं। वे पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के साथ मंत्रणा करने में जुटे हैं और बनारस में चुनावी फिजा को भांपते हुए फीडबैक भी नेतृत्व को दे रहे हैं। गुरुवार को बनारस सहित पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में सभाएं करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, कलराज मिश्र, डॉक्टर महेंद्र पांडे, मनोज सिन्हा सहित प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दौरा किया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री उमा भारती 25 फरवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सभाएं करते हुए शाम तक बनारस पहुंचेंगी। दूसरी ओर अखिलेश यादव और मायावती ने भी पूर्वांचल में मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश जगह जगह रैलियां कर रहे हैं और राज्य सरकार के विकास कामों का उल्लेख कर रहे हैं, जबकि मायावती मोदी के अच्छे दिनों के बयान और नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। ये तो महज कुछ उदाहरण है। नजर डाले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें जाति और धर्म के दलदल में फंसी हुई हैं। इन सीटों पर धर्म और जाति के आधार पर ही वोटिंग होती रही है। विकास का मुद्दा यहाँ गौड़ नजर आता है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में से एक है। इसकी वजह जातीय राजनीति भी है। सूबे के 403 विधानसभा क्षेत्रों के तकरीबन 170 क्षेत्र पूर्वांचल के हैं। 2007 में पिछड़े पूर्वांचल ने मायावती को सत्ता की चाबी सौंपी, तो 2012 के विधानसभा चुनाव में इसी पूर्वांचल ने सपा के माथे पर जीत का तिलक लगाया था। तो इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल ने बीजेपी को केंद्र की सत्ता दिलाई।
लिहाजा अब सबकी नजर एक बार फिर पूर्वांचल पर है कि इस बार राज्य का ये पिछड़ा इलाका किसे सर माथे पर बैठाएगा। पूर्वांचल भले ही सत्ता की चाबी रहा हो, लेकिन वह आजादी के बाद से ही विकास से महरूम रहा है। चुनावी मौसम में यहाँ पार्टियां रैलियां करती हैं, वायदे और सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर कभी पलट कर कोई नहीं आता। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन के साथ किसानों की समस्याएं यहाँ के लिए बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब लोगों की निगाहें जनप्रतिनिधियों की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बीजेपी के लिए जहां पूर्वांचल की लड़ाई नाक की लड़ाई है, वहीं दूसरी ओर सपा कांग्रेस गठबंधन के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर के 3 चरण में शामिल सीटें जातीय समीकरणों के लिहाज से बेहद उलझी हुई हैं, लिहाजा हर पार्टी और हर नेता यहां बेहद सधे अंदाज में लोगों से अपील कर रहा है। अंबेडकर नगर में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। ये इलाका क्योंकि बीएसपी का गढ़ माना जाता है, लिहाजा अखिलेश यादव के निशाने पर मायावती ही रही। सपा प्रमुख ने कहा कि जिस पार्टी को लोकसभा में एक सीट भी नहीं मिली, उसे वोट देने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीएसपी एक दूसरे से मिले हुए हैं। बहुत प्रचार कर रही है आजकल और उन्हें लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है। ये प्रचार इसलिए ज्यादा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती हैं। इनका वोट चला गया सब बीजेपी में, जो जिनमें लोकसभा में 0 रहा हो। बताओ कौन सी सीट जीत जाएंगे। अखिलेश यादव ने मतदाताओं से अपील की कि वो बीजेपी और बीएसपी के लुभावने मकड़जाल में न उलझें। विधानसभा चुनाव में सपा की सहयोगी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बहराइच में चुनावी जनसभा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि सपा कांग्रेस के गठबंधन से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बदल गया। पहले बहुत मुस्कुराते थे, हमारा गठबंधन हुआ, आजकल मूड मोदी जी का थोड़ा खराब हो गया है। और जो उनके पहले के काम थे, नफरत फैलाने के काम, उन्होंने फिर से शुरू कर दिए हैं। जहां राहुल गांधी के निशाने पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार रही, तो अखिलेश यादव मायावती पर बरसते दिखाई दिए। अखिलेश और राहुल ने कहा कि सिर्फ उनका गठबंधन ही यूपी को विकास की राह पर आगे ले जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लेकिन राहुल गांधी के लिए कुछ मुश्किलें घर के अंदर से खड़ी हो गई। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां यूपी में चुनाव प्रचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ने राहुल गांधी को अपरिपक्व कहकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी में राहुल की योग्यता पर सवाल उठे हैं। हालांकि शीला दीक्षित बाद में अपने बयान से पलट गई और कहा कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आजकल पार्टी के ही नेता निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। ताजा तरीन मामला पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का है, जिन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं हुए, उनकी उम्र अभी परिपक्व होने लायक नहीं है, कृपया उन्हें समय दीजिए। राहुल जी अकेले नेता हैं जिन्होंने किसानों के हित की बात की है। हालांकि इंटरव्यू के पूरे मजमून से राहुल के लिए शीला की तारीफ का संदेश भी जाता है, लेकिन परिपक्व नहीं होने वाला बयान दरअसल सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में आखिरी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार अपने शवाब पर है। ऐसे में शीला के बयान से कांग्रेस परेशान है कि अगर कोई राहुल गांधी को इमेच्योर कहता है तो वो न सिर्फ राहुल गांधी की बेइज्जती करता है, हम सबकी बेइज्जती करता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि शीला जी ने क्या कहा। इसमें क्या छुपा हुआ बात है, तो पूरा देश बहुत पहले से मानता है। मुझे तो लगता है कि शीला दीक्षित को विचार करना चाहिए कि उनको इतने समय के बाद पता लग पाया है बात, इतने सालों से काम कर रहे हैं तो उनको पता नहीं था क्या? पूरा देश तो पहले से जानता है। राहुल गांधी पर बाहरी जुबानी हमलों के मुकाबले अपनी ही पार्टी के लोगों ने निशाने भी कम नहीं साधे। उनके विधायक ही नहीं, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं तक ने उनको लेकर अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपीए सरकार में वित्त और गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने अक्टूबर 2014 को एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान चर्चा छेड़ दी थी कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गैर गांधी होगा। नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले
चिदम्बरम ने ये चर्चा ऐसे वक्त छेड़ी थी जब पार्टी में मौजूदा नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे थे। चिदम्बरम ने सांगठनिक चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने और पार्टी महासचिवों की बैठक से पहले राहुल गांधी को लेकर बहस छेड़ दी थी। समझा जा रहा था कि चिदम्बरम अपने बयान से राहुल को पार्टी अध्यक्ष बनाने की कवायद पर रोक लगाना चाहते थे। साल 2015 सितंबर में मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी के बारे में कहा था कि असलियत अभी तक राहुल गांधी को समझ नहीं आई। कहीं जाना और वहां बैठना, दलित के घर में खाना खा लेना किसी समस्या का समाधान नहीं, बस नाटक है। इसलिए वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सके। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई थी कि राहुल भी सीख लेंगे, लेकिन सोनिया गांधी को तब तक अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए जब तक बेटा उनकी जगह लेने काबिल नहीं हो जाता। यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने ललित मोदी विवाद के वक्त अपनी ही कांग्रेस पार्टी की रणनीति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो पीएम मोदी के प्रभाव को रोक सके। साथ ही उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जमीनी हकीकत से दूर हैं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने पंजाब और यूपी चुनाव के लिए तैनात किया है। किशोर ने भी राहुल गांधी के मुकाबले उनकी बहन प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार करने पर अधिक भरोसा जताया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक आर.के. राय और राजस्थान के सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी राहुल के पार्टी उपाध्यक्ष बनने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। दिल्ली से अंबुज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार की बात कर लेते हैं, जहां राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठते रहे हैं। वहीं पर लालू प्रसाद यादव के बेटों की योग्यता पर भी अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन मां का दिल तो मां का दिल ही होता है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जब अपने बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने के आरजेडी विधायकों की मांग का समर्थन किया तो हंगामा मच गया और थोड़ी देर बाद राबड़ी देवी को बयान पर सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा, नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। शायद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपने उप मुख्यमंत्री बेटे तेजस्वी यादव के पद में उप लगा होना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाने की मां की नई ख्वाहिश सामने आने लगी है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में राबड़ी ने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। कुछ दिन पहले आरजेडी विधायक और कार्यकर्ता तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग उठा चुके थे और जब इसी से जोड़कर सवाल हुआ तो बेटे के लिए मां के दिल की बात लब पे आ गई। राबड़ी के बयान को लेकर जेडीयू और कांग्रेस नेता आक्रामक तेवर के साथ सामने आए। राबड़ी जी के पुत्र हैं, राबड़ी जी को अपने पुत्र के साथ रहना चाहिए और हम लोग महागठबंधन के लोग हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये मुख्यमंत्री जब तक महागठबंधन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। लेकिन राबड़ी देवी जी ने, जो राजद की वरिष्ठ नेत्री भी हैं, महागठबंधन की नेत्री, उन्होंने अपनी भावना कही है। कहीं ये नहीं कही है कि ये बने वो बने, ये अपनी भावना है। भावना तो कहने का सबको अधिकार है, भावना कहना चाहिए। लेकिन लोगों ने ही 5 साल तक इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को चुना है और महागठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस राज्य के जनता के लाभ के लिए कार्य कर रही है। गठबंधन के साथियों का रुख देखकर राबड़ी को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे, लेकिन तेजस्वी को लेकर आरजेडी का रुख अब ये जता रहा है कि गठबंधन धर्म के चलते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में उसकी मजबूरी है, वरना राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होकर सत्ता में नंबर 2 पर रहना उसे गवारा नहीं। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना सफल नहीं हो पाएगा। अरे माँ क्या चाहती है सवाल उसका नहीं, माँ तो चाहती है कि बेटा उसका बड़ा से बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन जनता क्या चाहती है सवाल इसका है। और उसके पहले तो उनको नीतीश कुमार से बात करनी चाहिए कि जो आज गठबंधन, उन्होंने क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन किया है। और ये संकेत दे रहा है इस बात की ओर कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पकने दीजिए, चीजें सामने आएगी। लेकिन मुझे बड़ा साफ दिख रहा है कि राबड़ी जी का सपना कभी जीवन में पूरा होने वाला नहीं है। 26 साल के तेजस्वी यादव पिछले 1.25 साल से बिहार की नीतीश कैबिनेट में दूसरे नंबर पर है, लेकिन ऐसे कई मामले रहे हैं जिन पर गठबंधन के दोनों ही बड़े साझेदारों का रुख एक दूसरे से अलग दिखा है। शराबबंदी का फैसला हो या नोटबंदी पर मोदी सरकार का समर्थन,
नीतीश के ऐसे कई कदम रहे जिनसे आरजेडी पूरी तरह सहमत नहीं बताई गई, लेकिन विरोध भी नहीं कर पाई। बिहार में सरकार की तस्वीर कुछ ऐसी है कि जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और ऐसे में ही सामने आ गया तेजस्वी के लिए राबड़ी का बयान भी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि मां के जहां छोटे बेटे के लिए सीएम बनने के सपने हैं, वहीं बड़े बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को लेकर वो चुप है। वैसे तेज प्रताप का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे ये पता चलता है कि शायद उनके पास खुद के लिए भी सत्ता के कोई सपने नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तेज प्रताप शिव बने दिख रहे हैं। बहरहाल जीव से शिव की यात्रा आज प्रधानमंत्री मोदी ने बताई है, लेकिन हम इस वक्त बात करते हैं तमिलनाडु की राजनीति की। राजनीतिक दांवपेच और शाहमात का खेल तमिलनाडु में भी जारी है। कभी वीके शशिकला के समर्थक रहे जयललिता के भतीजे दीपक जयकुमार ने कहा है कि शशिकला का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु की जनता को स्वीकार नहीं था। साथ ही जयकुमार ने AIADMK के टूटने की भी आशंका जताई है और ये भी दावा किया है कि जयललिता ने अपनी मृत्यु के पहले दीपक और उनकी बहन दीपा के नाम अपनी सारी संपत्ति कर दी थी। जयललिता के भतीजे दीपक जयकुमार ने अंदेशा जताया है कि ऐसी स्थिति आ सकती है जब AIADMK पार्टी टूट जाए और DMK को राज्य में सरकार बनाने में समर्थन दे दे। मीडिया से बात करते हुए जयकुमार ने कहा कि वे O पनीरसेल्वम का आदर करते हैं। वो एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे और वे अभी भी पार्टी में हैं, इसीलिए उन्हें हटाने या पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि ये O पनीरसेल्वम की ही पार्टी है। कभी वीके शशिकला के समर्थक रहे जयकुमार ने कहा कि शशिकला का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु की जनता को स्वीकार नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि वे पार्टी के सदस्य TTV दिनाकरन को अन्नाद्रमुक का उप महासचिव बनाए जाने के पक्ष में भी नहीं है। जयकुमार ने शशिकला के पति M नटराजन और भतीजों दिनाकरन और भतीजे S वेंकटेश को दोबारा पार्टी में शामिल करने पर भी सवाल उठाए। वे स्पष्ट रूप से 2011 का हवाला दे रहे थे, जब इन लोगों को जयललिता ने पार्टी से बाहर निकाला था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वे पार्टी का शासन लाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इन दोनों ने शशिकला को पार्टी उन्हें सौंप देने के लिए मजबूर किया हो। उन्होंने कहा कि पार्टी कैडर भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। जयकुमार का दावा है कि दिवंगत अन्नाद्रमुक प्रमुख ने अपनी संपत्ति उनके और उनकी बहन के नाम की है। इस संपत्ति में दिवंगत मुख्यमंत्री का पोएस गार्डन स्थित वेद निलयम बंगला भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। देश की कुछ और खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 और उसके बाद देखेंगे कि आखिर सेंसर बोर्ड से कौन सा नया हंगामा सामने आया है। 2014 में बम्पर जीत के बाद सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार अपना तीसरा साल मई में पूरा करने वाली है। इसके लिए केंद्र ने व्यापक पब्लिसिटी की योजना बनाई है। मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियों और कामयाबियों का ब्यौरा देने के लिए ये जश्न कार्यक्रम लगभग 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्री 15 मार्च से पहले तक अपनी सक्सेस लिस्ट सरकार को सौंपेंगे। मामूली आयकर बकाये के कारण वर्षों से 18 लाख कर बकायेदारों को सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। आयकर विभाग ने 100 रुपए तक के अब तक के सभी कर बकायों को माफ करने का फैसला किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने कर प्रशासन को स्वच्छ करने की कवायद के तहत पहली बार इस तरह का फैसला किया है। इनमें से ज्यादातर मामले 3 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं। ये आयकर विभाग पर लंबित मामलों का अनावश्यक बोझ बढ़ा रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे हरी झंडी दे दी है। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का ऐलान करने वाली नोएडा की कंपनी रिंगिंग बेल्स के प्रबंध निदेशक मोहित गोयल को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मोहित गोयल की कंपनी रिंगिंग बेल्स वही कंपनी है जिसने फ्रीडम 251 स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था। मोहित गोयल के खिलाफ गाजियाबाद की कंपनी आयाम इंटरप्राइजेस ने FIR दर्ज कराई थी। आयाम इंटरप्राइजेस कंपनी की ओर से आरोप लगाया गया था कि रिंगिंग बेल्स कंपनी ने उसके साथ 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। शिकायत के बाद पुलिस ने गाजियाबाद से आरोपी मोहित गोयल को पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। दुनिया की सबसे भारी महिला ईमान अहमद का केवल 12 दिनों में 50 किलो वजन कम हो गया है। मिस्र की रहने वाली ईमान का इलाज मुंबई के सैफी अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में ईमान को 11 फरवरी को भर्ती कराया गया था। ईमान पिछले 25 सालों से अपने फ्लैट से बाहर तक नहीं निकल पाई थी। इसके साथ ही 2 साल से ऐसी स्थिति थी कि वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पुणे टेस्ट के दूसरे दिन मेहमान टीम ने मैच में जबरदस्त पकड़ बना ली है। पहली पारी में 260 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहली पारी में 105 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम सिर्फ 40 ओवर ही खेल सकी और KL राहुल के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। स्टीव ओकीफ ने 6 विकेट लेकर टीम को 155 रनों की बढ़त दिला दी।
दूसरी पारी में शुरुआती झटकों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान स्टीव स्मिथ के अर्धशतक की बदौलत 4 विकेट खोकर 143 रन बना लिए हैं और अब उसकी बढ़त 298 रन हो गई है। और आप देख रहे हैं एपीएन। हम आपको आगे छन्नू महाराज से भी मिलाएंगे और उनकी खूबसूरत संगीत से भी। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं या फिर अपनी खबर हम तक भेजना चाहते हैं, कोई ऐसी खबर है जो आप चाहते हैं कि एपीएन पर दिखाई जाए, तो आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद हमसे सीधे तौर पर जुड़ भी सकते हैं। हमारा ट्विटर लिंक है APN न्यूज इंडिया, इसे आप फॉलो करें और उसके बाद आप DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज के द्वारा अपना वीडियो या फिर अपनी खबर या अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9643106027। इस पर आप अपनी जो वीडियो है, अपनी जो खबर है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमारा फेसबुक पेज है APN न्यूज इंडिया, इसे आप लाइक भी कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर आप अपनी दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है जिससे आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contact@apnlive.com। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेते हैं। अमेरिका में कन्सास प्रांत के एक बार में एक अमेरिकी व्यक्ति ने एक भारतीय इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी और 2 अन्य को घायल कर दिया। इसके नस्लीय हिंसा की कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक भारतीय की पहचान श्रीनिवास कुचिबोतला और घायल की पहचान आलोक मदासनी और इयान ग्रिल्टो के रूप में हुई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नस्लीय तनाव बढ़ा है और इस बार इसका शिकार भारतीय मूल के लोगों को होना पड़ा है। कंसास राज्य के एक शख्स ने 2 भारतीयों समेत 3 लोगों पर गोली चला दी। घटना में घायल 32 साल के श्रीनिवास कुचिवोतला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 घायलों आलोक मदासानी और इयन ग्रिलॉट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इयन ग्रिलॉट वही शख्स है जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर दोनों हिंदुस्तानियों की मदद की और आलोक मदासानी की जान बचाई। हालांकि उन्हें बचाने के चक्कर में उन्हें गोली लग गई। ये हमला ऑलेथ शहर के ऑस्टिन बार एंड ग्रिल रेस्टोरेंट में हुआ। हमलावर 51 साल का एडम पुरिंटन नाम का शख्स है। चश्मदीदों के मुताबिक ये एक नस्लवादी हमला था। हमलावर एडम ने गोली चलाने से पहले चिल्लाकर कहा कि मेरे देश से निकल जाओ। खबरों के मुताबिक हमलावर ने दोनों भारतीयों को मध्य पूर्व एशिया का समझ लिया था। चश्मदीदों के मुताबिक हमले में घायल इयन ग्रिलॉट दोनों भारतीयों के बचाव में खड़े हुए थे, लेकिन हमलावर ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ग्रिलॉट ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया है। इस घटना के बाद अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी सकते में हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी घटना पर दुख जताया है। श्रीनिवास कुचिवोतला की मौत के बाद उनके परिवार में मातम का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर चीन ने पहली बार माना है कि विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां बेमिसाल हैं और उन्हें नजरअंदाज करना उसके लिए बड़ी गलती है। चीनी मीडिया ने कहा कि चीन को भारत के हाईटेक टैलेंट को अपने यहाँ बुलाना चाहिए। चीन के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है कि चीन ने भारतीय प्रतिभा को नजरअंदाज करने की भूल की है। हमने अमेरिका और यूरोप के टैलेंट ज़्यादा तरजीह दी है और जबकि भारतीय जो प्रतिभाएं हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा है। चीन ने भारतीय साइंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चीन को ये सलाह दी गई है। इस लेख में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय तकनीक पेशेवर चीनी वर्कर के मुकाबले आधे वेतन पर काम करते हैं। आने वाले दिनों में चीन को तकनीकी क्षेत्र में भारत से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में ज़रूरी है कि वहाँ के टैलेंट यहाँ पर आए ताकि चीन हमेशा अग्रणी रहे। लेख में लिखा गया है कि चीन ने भारतीय हुनर को नज़रअंदाज करने और अमेरिका यूरोप से आने वाले हुनर को ज़्यादा अहमियत देने की गलती की है। दरअसल माना जा रहा है कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आने के बाद वीज़ा नियम तल्ख हो सकते हैं, जिसका लाभ चीन उठाना चाह रहा है ताकि भारतीय प्रतिभाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चीन बुलाकर चीन के विकास में सहयोगात्मक रुख बनाया जा सके। और 24 फरवरी का इतिहास में क्या महत्व है, देखते हैं आज के इतिहास में। 24 फरवरी 1483 को हिंदुस्तान पर शासन करने वाले पहले मुगल शासक बाबर का जन्म हुआ था। 24 फरवरी 1882 में आज ही के दिन संक्रामक बीमारी टीबी की
पहचान कर ली गई थी। और 24 फरवरी 1976 में अर्जेंटीना में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया था। राष्ट्रपति पैरों गिरफ्तार की गई थी और संसद भंग हो गई थी। 24 फरवरी 2001 में पाकिस्तान आज ही के दिन भारत के साथ परमाणु निवारण पर बातचीत के लिए तैयार हुआ था। 24 फरवरी 2006 को फिलीपींस में तख्ता पलट की कोशिश के बाद आपातकाल लागू किया गया था। और आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज आदिदेव भगवान शंकर का दिन है। भगवान शंकर भाव बंधन और वर्जनाओं से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। जीवन मृत्यु से परे निर्विकार प्रेम के देवता है महादेव। आशुतोष भगवान शंकर की आराधना लौकिक जगत में सफलता के लिए स्त्री पुरुष सभी करते हैं, तो पारलौकिक उपलब्धि के लिए साधु संत तांत्रिक अघोरी उनको अपना आदि गुरु मानते हैं। भगवान शंकर गृहस्थों के देव हैं तो साधु संतों के भी देव हैं। भगवान चाहे वो दिगंबर हों या फिर तमाम सौंदर्य के साथ, शंकर हमेशा भोले बाबा के रूप में रहते हैं। और आज हम आपको छन्नू महाराज के खूबसूरत गीत के साथ छोड़े जाते हैं। छन्नूलाल मिश्रा किराने घराने और बनारस गायकी के एक मशहूर हस्ताक्षर हैं। उन्हें ख्याल, ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी और चैती के लिए जाना जाता है। उन्हीं की आवाज़ में मसाने में खेले होली आपके लिए। नमस्कार। मसाने में होली दिगंबर खेले, मसाने में होली। किसके साथ होली खेलेंगे? तो भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले, मसाने में होली। लखी सुंदर फागुनी छटा के मन से रंग गुलाल हटा के। रंग गुलाल की होली नहीं मैं कैसे खेलेंगे? अरे चिता भस्म भरी झोरी, अरे चिता भस्म भरी झोरी दिगंबर खेले, मसाने में होली। होली खेले मसाने में होली दिगंबर खेले, मसाने में होली। नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी। होली खेलें तो पिचकारी होनी चाहिए। इनकी पिचकारी क्या है देखिए। नाचत गावत डमरूधारी, तो छोड़े सर्प गरल पिचकारी। छोड़े जो जहर फुफकार रहा है वो इनकी पिचकारी है। ये देख करके पीटे प्रेत थपेरी दिगंबर खेले, मसाने में होली। होली खेले मसाने में होली दिगंबर खेले, मसाने में होली। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। तो देख सिहाए बिरज के छोरी, देख सिहाए बिरज के छोरी। क्या कहती है कि धन धन नाथ अघोरी, अरे धन